मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं डॉक्टर सोनू कोठारी आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं लेकर आया हूँ एक्स्ट्रा एज एमसीक्यू सीरीज़ 101 से 200 क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम 101 से 200 प्रश्न करते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा एज सीरीज चल रहा है उसके अंदर। तो सबसे पहला 101 क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, जीवों में समानताओं और विभिन्नताओं के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल जीव विज्ञान कहेंगे, आकारिकी कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे, आनुवंशिकी कहेंगे। तो बिल्कुल हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी उसे कह देंगे। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो सर्वप्रथम कोशिका को देखने वाला रॉबर्ट हुक था, लेकिन जीवित वर्ड आ गया है तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, वॉन मोल या ल्यूवन हॉक। तो बिल्कुल ल्यूवन हॉक आपका आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ये भी आप ध्यान देंगे। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने कहा था, किसका कथन है? तो इसका ग्रीक वर्जन भी आप याद रखेंगे, लैटिन वर्जन, ग्रीक वर्जन। ओमनिस सेलुलाई सेलुली, स्लीडन, रुडोल्फ विर्को, स्वान और कोर्टी। तो बिल्कुल रुडोल्फ विर्चो साहब ने ये बोला था। कोशिका सिद्धांत के अपवाद नीलरिश्यावाल, जीवाणु, वायरस, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल वायरस इसके अपवाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 की हम बात करते हैं। डी डयूव ने किसकी खोज की थी? डी दवे भी आप बोल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम की, लाइसोसोम की, गोल्जी की। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 106 के आगे हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, स्लीडन व स्वान ने, वॉटसन व क्रिक ने, नोल और रुस्का ने। तो बिल्कुल नोल और रुस्का ने किया था। ईआर की खोज किसने की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने, ब्राउन ने, ओकावा या ड्यू ने। तो बिल्कुल पोर्टर ने की थी। जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स सुल्जे, ब्राउन, ओकावा या ड्यू ने। तो बिल्कुल मैक्स सुल्जे ने जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 109 के आगे हम बात करते हैं। न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियोइड को हम जिनोफोर भी बोलते हैं। और ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और मुख्य रूप से ये जीवाणु कोशिका का गुण है। तो प्राणी कोशिका में, पादप कोशिका में, प्रोटिस्टा में, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो बिल्कुल प्रोकैरियोट्स में ये पाया जाएगा। इसको जिनोफोर भी हम बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए सामान्यतः रहता है रेखीय, टूटा हुआ, वृत्ताकार या एक लड़ी है। तो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार या सर्कुलर पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है केंद्रिका, कोशिका कला, एटीपी, कोशिका भित्ति। तो बिल्कुल केंद्रिका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। केंद्रिका की खोज ईल मछली की त्वचा में 1781 में की गई, स्वेमर डैम के द्वारा। स्वेमर डैम है ये, स्वास्थ्य डैम नहीं है। फोंटाना, ल्यूवेनहॉक या ग्रू। तो बिल्कुल आप फोंटाना यहाँ पर आंसर लगा लेंगे। प्रोकैरियोटिक का लक्षण है डीएनए स्टोन, डीएनए अथवा स्टोन, डीएनए किंतु स्टोन नहीं, दोनों अनुपस्थित। तो डीएनए पाया जाता है लेकिन स्टोन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जीवित कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वप्रथम देखी गई। मेलपी की, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक या गैलीलियो। तो बिल्कुल ये प्रश्न रिपीट हुआ है वापस और हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। किस अंगक की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका प्राणी कोशिका से भिन्न होता है? अंतर्प्रदेवी जालिका, राइबोसोम, तारक कार्य या माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिल्कुल सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति होती है पादप कोशिकाओं में, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 के आगे हम बात करते हैं। वे जीव जिसमें सुसंगठित केंद्रक व कोशिकांग पाए जाते हैं कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव, यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या द्विगुणित जीव। तो बिल्कुल वो हमें यूकेरियोट्स कहे जाएंगे या ये यूकेरियोट्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है अमीबा, जीवाणु कोशिका, विषाणु या नीलर शैवाल। तो बिल्कुल प्रोटिस्टा। अमीबा जो है प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ में आता है और वो यूकेरियोटिक कोशिका है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप एवं प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, हरित लवक, तारक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिल्कुल दोनों में मिलने वाला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण किया जाता है सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा, केंद्रिक के द्वारा, तारककाई के द्वारा, कशाभिकाओं के द्वारा। तो बिल्कुल सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा आपका आंसर हो जाएगा ए। यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए स्टोन व नॉन स्टोन प्रोटीन से निर्माण होता है। गुणसूत्र का, सूक्ष्म नलिकाओं का, गोल्जी का या लवक का। तो बिल्कुल आप आंसर यहाँ पर लगा देंगे गुणसूत्रों का। निम्न में से किस कोशिका अंगक में वृत्ताकार कुंडलीय डीएनए पाया जाता है? कोशिका अंगक आया है तो बिल्कुल आप अंगक ध्यान रखेंगे। केंद्रक में, बैक्टीरिया में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में भी ऐसा ही सर्कुलर डीएनए मिलता है। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य या अर्धपारगम्य। तो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है
एसिटाबुलेरिया की, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा या क्लेमाइडोमोनास तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सेंट्रोसोम है पादप कोशिका का अंगक, जंतु कोशिका का अंगक, पादप एवं जंतु कोशिका का अंगक, जंतु कोशिका के केंद्रक का अंगक, तो बिल्कुल ये हो जाएगा जंतु कोशिका का अंगक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का सूक्ष्म आकार होता है 4 से 15 माइक्रोन मीटर, 0.1 से 5 माइक्रोन मीटर म्यूमीटर, 5 से 20 म्यूमीटर या 25 से 30 म्यूमीटर, तो बिल्कुल 0.1 से 5 म्यूमीटर व्यास का होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किस सन में की गई? 1665, 75, 1765 या 1865 में? तो 1665 में की गई। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था? आर अल्टमान, सी बेंडा, बोवेरिया रस्का ने? तो आर अल्टमान ने कहा था और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, तो ये बेंडा भी आप याद रखेंगे। मध्य पट्टिका किसकी बनी हुई होती है? लिग्निन, पेक्टिन, कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेट या सेल्लोज की? तो बिल्कुल मध्य पट्टिका जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वह कौन सा पदार्थ है? तो कोशिका भित्ति के निर्माण में सेल्लोज पाया जाता है। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, तो कार्बोहाइड्रेट आपका आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के अंतःग्रहण को हम क्या बोलेंगे? साइक्लोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, उपरोक्त तीनों? तो एंडोसाइटोसिस हम कह देंगे। सेल्लोज के एक अणु का निर्माण होता है 3000 ग्लूकोज अणुओं से, 30,000 ग्लूकोज अणुओं से, 30,000 फ्रक्टोज अणुओं से या 30,000 गैलेक्टोज के अणुओं से? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 3000 ग्लूकोज के अणुओं से। सरल गर्त किनमें पाए जाते हैं? दृढ़ोत्तक में यानी स्क्लेनकाइमा में, स्थूल कोणोत्तक में कोलेनकाइमा में, चालनी नलिका में या वाहिकाओं में? तो बिल्कुल चालनी नलिकाओं में, सी ट्यूब्स में ये पाए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को, ईआर को, दोनों को या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। एक कला सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन ने या फोंटाना ने? तो रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था? तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम देने वाले पोर्टर, नागलिक, क्रेमर या जैक्यूब लॉ? तो जैक्यूब लॉ थे। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड, स्टार्च, तेल, सल्फोलिपिड? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत है? द्वितीयक भित्ति, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति या टोनोप्लास्ट? तो प्लाज्मा झिल्ली के निकटतम परत जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी द्वितीयक भित्ति। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। अच्छा प्रश्न है। डेस्मोसोम्स का किससे संबंध है? कोशिका विभाजन से, कोशिकीय उत्सर्जन से, साइटोलाइसिस से, कोशिका आसंजन से? तो सेल एडेशन से इसका संबंध होता है डेस्मोसोम का। जब एक कोशिका किसी कण को घेर लेती है तो उसके चारों ओर एक वेसाइकल बना लेती है, तब यह घटना कहलाती है एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल ये जो घटना है वो फेगोसाइटोसिस कही जाएगी। कोशिका द्वारा भारी मात्रा में तरल द्रव्य के पीने को अथवा कोशिकीय सतह द्वारा तरल द्रव्य के चूसने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस कहेंगे, पिन्नोसाइटोसिस कहेंगे, साइक्लोसिस कहेंगे या परासरण कहेंगे? तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पिन्नोसाइटोसिस कहेंगे। प्लाज्मा झिल्ली की रचना प्रदर्शित करने के लिए सबसे बाद में कौन सा मॉडल प्रदर्शित किया गया? तरल मोज़ेक मॉडल, पॉली म्यूलर मॉडल, एक कला मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। निम्न में से कौन पारगम्यता नियंत्रक है? पारगम्यता का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य? तो कोशिका झिल्ली करती है। प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों का नियमन, खाद्य पदार्थों का संग्रह, कोशिका की आकृति व आमाप बनाना, कोशिका की क्रियाविधि पर नियंत्रण? तो बिल्कुल कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों का नियमन। 250 माइक्रोफाइबिल से बना होता है मिसेल, सूक्ष्म तंतुक, माइसिल या गुरु तंतुक? तो बिल्कुल 250 माइक्रोफाइबिल से गुरु तंतुक बना हुआ होता है। निम्नलिखित में कौन सी एक संरचना जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच प्रभावी परिवहन मार्ग का कार्य करेगी? प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टोक्यूनोन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो बिल्कुल पादप कोशिकाओं के बीच में जो जीव द्रव्य संबंध होते हैं उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं और ये केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता किस पदार्थ के कारण होती है उसे कहते हैं? तो कोशिका भित्ति की जो सामर्थ्य होती है, दृढ़ता होती है, वो सुबेरिन, सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन? तो लिग्निन की वजह से होती है। कोर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो कोर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ जो पदार्थ होता है वो सेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन? तो सुबेरिन होता है। सेलुलोज अणुओं की ब्लैंक संख्या की श्रृंखलाओं के बंडल को माइसिली कहते हैं। और कितने माइसिली मिलकर एक माइक्रोफाइबिल बनाते हैं? तो 100 संख्या की श्रृंखलाओं के बंडल को हम माइसिली कह लेंगे और 20 माइसिली मिलकर माइक्रोफाइबिल बनाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द। डेस्मोसोम्स किसका रूपांतरण है? प्लाज्मा झिल्ली का, केंद्रक का या गोल्जी का या ईआर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स का? तो बिल्कुल डेस्मोसोम्स जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। सक्रिय अभिगमन में ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, एटीपी उत्पन्न होती है, विष पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो बिल्कुल सक्रिय अभिगमन में ऊर्जा खर्च होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 151वां प्रश्न लेते हैं डिस्टेंस। अधिचर्म पर किसके जमाव के कारण यह जल के लिए अपारगम्य हो जाती है? तो अधिचर्म पर सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका या
कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्यूटिन के जमाव के कारण। कोशिका के बाह्यतम आवरण को कोशिका कला नाम देने वाले कौन थे? नागेली, सिंगर, ओवरटोन या जैक्यूप्लोव, तो आपका आंसर हो जाएगा नागेली। नोगली है ये, इसको नागेली कर लेना। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा कहलाती है झालक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, मिलेसर मॉडल या एकल कला सिद्धांत, तो बिल्कुल एकल कला सिद्धांत कही जाएगी। सूक्ष्मांकुर किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में, प्राणी कोशिकाओं में, पादप व प्राणी कोशिकाओं में, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल प्राणी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। सिंगर व निकोल्सन द्वारा प्रस्तुत मॉडल में कौन से अणु अर्ध तरल में पाए जाते हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन व किण्वक, तो जो अर्ध तरल में पाए जाने वाले अणु हो जाएंगे वो वसा के अणु हो जाएंगे, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा वसा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निर्मित होती है सेलोबायोस से, हेमीसेलुलोज से, लिग्निन व क्यूटिन से, उपरोक्त सभी से। मुख्य रूप से पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनती है, लेकिन सेलोबायोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन व क्यूटिन भी इनमें पाए जाते हैं कुछ अमाउंट में। द्रव मोज़ेक मत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? नोगेली, नागेली, सिंगर, निकोल्सन, ओवरटोन या जैक्यूप्लोव, तो सिंगर और निकोल्सन ने किया था। निम्न में से कौन सा जीवद्रव्य का गुण नहीं है? कोलाइडी विलियन जीवद्रव्य का गुण है, शांता जीवद्रव्य में पाई जाती है। कोशिका का अजैविक पदार्थ जीवत्व का गुण, तो बिल्कुल कोशिका का अजैविक पदार्थ जो हो जाएगा वो जीवद्रव्य का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट 159 प्रश्न लेते हैं। हींग प्राप्त होती है फेरुला की जड़ों से, फेरुला की पत्तियों से, फेरुला के तने से, फेरुला के पुष्पों से, तो फेरुला एस्पोइटिडा की जड़ों से हींग प्राप्त होती है। रेफाइड्स बने हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा प्रश्न है रेफाइड्स वाला। तो रेफाइड्स जो बने होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से, रेजिन से, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जीवद्रव्य में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रबर किस पौधे से प्राप्त होती है? हेविया ब्राजिलियंसिस, फाइकस इलास्टिका, एवा दोनों, कोई नहीं तो दोनों से प्राप्त होती है। और सबसे अच्छा रबर जो प्राप्त होता है वो हेविया ब्राजिलियंसिस से प्राप्त होता है। सिस्टोलिथ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, एवा दोनों, कोई नहीं तो सिस्टोलिथ भी आप ध्यान देंगे। जो सिस्टोलिथ होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं। सर्वश्रेष्ठ गोंद किससे प्राप्त होता है? अकेशिया सेनेगल से, अकेशिया अरेबिका से, या एवा दोनों से, या कोई नहीं, तो बिल्कुल अकेशिया सेनेगल से सर्वश्रेष्ठ गोंद जो है वो प्राप्त होता है। इलियोप्लास्ट संग्रह करते हैं मंड को, प्रोटीन को, ग्लाइकोजन को या वसा को, तो बहुत अच्छा प्रश्न है वसा का। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ, डायरेक्ट आंसर है लाइजोसोम कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित राइबोसोम होते हैं 70s, 80s, 50s, 60s, तो 70s प्रकार के। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? लवके, सूक्ष्मनलिकाएं, स्प्रोसोम, तारककाय, तो तारककाय नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? लवके, सूक्ष्मनलिकाएं, लाइजोसोम, तारककाय या लवके नहीं पाई जाती है। तारककाय की खोज किसने की थी? टी बोवेरी, सिंगर, निकोल्सन, ओवरटोन या जैक्यूप्लोव, तो टी बोवेरी ने की थी। सोलेनॉइड किस संरचना से संबंध रखता है? केंद्रक, केंद्रिका, क्रोमेटिन या न्यूक्लियोटाइड, तो क्रोमेटिन से संबंध रखता है। क्रोमेटिन का उपयुक्त अभिरंजक है सैफरनिन, एसिटोकार्बाइन, लाइट ग्रीन या एनिलीन ब्लू, तो एसिटोकार्बाइन आपका आंसर हो जाएगा। जीवाणु में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? डीएनए, हिस्टोन, आरएनए, उपरोक्त सभी, तो हिस्टोन अनुपस्थित होती है। संकोच की सेनोसाइट दशा का उदाहरण है वोचेरिया सेवल, फंड, साल्विनिया, उपरोक्त सभी, तो वोचेरिया सेवल आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली का उद्भव किस कोशिकीय अवयव से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, अंतःपदवी जालिका, लाइजोसोम, तो अंतःपदवी जालिका। राइबोसोम की उत्पत्ति किससे होती है? केंद्रिक गुणसूत्र, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य से, तो केंद्रिक से होती है। आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय भाग को हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं यूक्रोमेटिन। अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो क्रोमेटिड्स का जो निर्माण होता है वो एस फेज में हो जाता है, और एस फेज अंतरावस्था इंटरफेज की होती है, तो अंतरावस्था आपका आंसर हो जाएगा। गेहूं में आधारीय गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमने देखा है कि गेहूं जो होता है वो 7 के मल्टीप्लाई में चलता है। तो हेक्साप्लॉइड गेहूं भी मिलते हैं जिसमें हमने देखा है 7 × 6, 7×42 क्रोमोसोम होते हैं, तो बिल्कुल आधारीय गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 7 हो जाएगी यहाँ पर। एक अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड में डीएनए के कितने अणु पाए जाते हैं? तो एक क्रोमोसोम में हमने देखा है 2 क्रोमेटिड होते हैं या 2 डीएनए के अणु होते हैं, तो एक क्रोमेटिड में एक डीएनए यहाँ पर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। यूक्रोमेटिन व हेट्रोक्रोमेटिन नाम किसने प्रतिपादित किए थे? एमिल हिड्स ने, सिंगर व निकोल्सन ने, ओवरटोन व जैक्यूप्लोव ने, तो एमिल हिड्स ने दिए थे। कोशिका चक्र का किस प्रावस्था को डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी बोलते हैं? जी प्रावस्था को, एस प्रावस्था को, जीवन को, या एम प्रावस्था को, तो एस प्रावस्था को, संश्लेषण प्रावस्था को हम डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी बोलते हैं। सामान्यतया जीवाणु कोशिका विभाजित होती है असूत्रीय विभाजन द्वारा, समसूत्रीय विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्रीय के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं तो असूत्रीय विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। कोशिका विभाजन के समय सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस की प्रक्रिया किस प्रावस्था में होती है? तो बिल्कुल पैकेटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, तो जाइगोटिन में होती है। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जाइगोटिन में सिनेप्सिस हो गया, और डिप्लोटिन में कियाज्मेटा का फॉर्मेशन पाया जाता है।
कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है कहलाता है। तो बिल्कुल आधी रह गई है तो अर्धसूत्री विभाजन कहा जाएगा, और वो भी मियोसिस फर्स्ट। आप याद रखेंगे एम फर्स्ट। रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस सेकंड, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। कोशिका चक्र का सर्वप्रथम वर्णन किसने और कब किया था? होवार्ड एम पेल्क ने, सिंगर और निकोलसन ने, ओर्टन ने और जैकब लोव ने। तो होवार्ड और पेल्क ने 1953 में किया था। डीएनए का द्विसूत्री मॉडल प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक खुराना, निरनबर्ग, वाटसन, क्रिक, बिडल, टेटम, मॉर्गन और ब्रिजेस। तो वाटसन और क्रिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक रज्जु की डीएनए किसमें पाया जाता है? जीवाणु में, टीएमबी में, 5174 में, साल्मोनेला में। तो एक बैक्टीरियोफेज है 5174, उसमें एक रज्जु की डीएनए पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के समकक्ष एमआरएनए बनता क्या कहलाती है? तो बिल्कुल डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, टर्मिनेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। कोडोन क्या है? तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है, कोडोन क्या हो जाएगा? एमआरएनए में उपस्थित 2 शार्कों का क्रम, आरएनए में उपस्थित 3 शार्कों का क्रम, एमआरएनए में उपस्थित 3 शार्कों का क्रम, टीआरएनए में उपस्थित 2 शार्कों का क्रम। तो बिल्कुल एमआरएनए में उपस्थित 3 शार्कों का क्रम कोडोन कहा जाएगा। कोडोन, बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आंसर हो जाएगा आपका से एमआरएनए में उपस्थित 3 शार्कों का क्रम। टीआरएनए में उपस्थित 2 शार्कों का क्रम, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 191 लेते हैं। सिस्ट्रॉन जीन की है, सिंट्रोन की जगह सिस्ट्रॉन कर लेना डियर स्टूडेंट्स। तो सिस्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? तो सिस्ट्रॉन जो हो जाएगा वो संरचनात्मक इकाई, पुनर्योजन इकाई, अनुपूरक इकाई, उत्परिवर्तन इकाई। तो संरचनात्मक इकाई होती है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है? तो आरएनए पॉलीमरेज का काम हो जाएगा आरएनए संश्लेषण करना, हेट्रोजेनस आरएनए संश्लेषण करना, टीआरएनए संश्लेषण करना, उपरोक्त सभी। तो आरएनए पॉलीमरेज सभी काम करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा द। 193 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण विभजोतक में नहीं पाया जाता है? अस्पष्ट केंद्रक, सघन छिद्र, विभाजनशील कोशिकाएं, विभेदित कोशिकाएं। तो ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा अस्पष्ट केंद्रक। अधित्वक पादप के किस उत्तक का निर्माण करती है? तो अधित्वक पादप के किस उत्तक का निर्माण करेगी? तो इसमें हम देखेंगे 7 उत्तक, बाह्य त्वचा, भ्रण उत्तक, रबड़ क्षीरवाहिका। तो बाह्य त्वचा का निर्माण करती है अधित्वक पादप के। किस उत्तक का निर्माण करती है? बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। अंतर्वेशी विभजोतक उपस्थित होता है विभजोतक क्षेत्र में, स्थायी उत्कों के क्षेत्र में, पार्श्व में, शीर्षों में। तो स्थायी उत्कों के क्षेत्र में। मूल गोप का निर्माण होता है वल्कुटजन से, रंभजन से, ट्यूनिका से, कैल्प्ट्रोजन से। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा कैल्प्ट्रोजन से। दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं धीरे धीरे मृत हो जाती है सेल्यूलोज के निक्षेपण के कारण, पेक्टिन के निक्षेपण के कारण, लिग्निन के निक्षेपण के कारण, सिलिका क्रिस्टल के निक्षेपण के कारण। तो दृढ़ोत्तक जो स्क्लेरेन्काइमा है तो उसमें हमने देखा है लिग्निन पाया जाता है, तो लिग्निन के निक्षेपण के कारण। अनावर्त बीजी व टेरिडोफाइट्स में अनुपस्थित होती है। तो आपको बताना है कि अनावर्त बीजी और टेरिडोफाइट्स में क्या अनुपस्थित होती है? चालनी कोशिकाएं, जाइलम रेशे, जाइलम मृदुतक या सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंपेनियन सेल्स, सह कोशिकाएं। आग का पत्ता तोड़ने पर निकलने वाला द्रव है। आग का पत्ता तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? लेटेक्स, कौन, टेनिन, रेजिन। तो लेटेक्स निकलता है। तेल ग्रंथियां मिलती है। तेल ग्रंथियां किसमें मिलती है? पान में, चीड़ में, नींबू में या बबूल में। तो नींबू में पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये 200 प्रश्न इस सेशन में हम लोग करते हैं। आगे एक्स्ट्राइज में मैं और भी आप लोगों के लिए प्रश्न लेके आऊँगा। आप अच्छे से इन्हें फटाफट से प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।